एवरीवन दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी टॉपर की मेंस कॉपी की कि वो मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं यूपीएससी टॉपर। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, आईएएस रवि कुमार, जिन्होंने 2 बार इस यूपीएससी को क्वालिफाई किया है और जो 2021 में 8वीं रैंक लाए तो हिंदी मीडियम में टॉपर किया था। तो हम हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी लिखने वाले, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए वो उस आंसर से क्या सीख सकते हैं कि भाई हमें मेंस में कैसे आंसर लिखने हैं, हमें अपने आंसर में क्या ऐसी वैल्यू ऐड करनी है ताकि वहां जो आंसर है वो अच्छा लगे और एग्जामिनर उसके लिए हमें अच्छे नंबर दे और हमारा भी सिलेक्शन हो सके। हम उससे क्या सीख सकते हैं, सबसे पहले हम देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिख रहा होगा और ये जी कॉपी है विजन आईएएस की, आप लोग चाहें तो वहां पे डाउनलोडिंग कर सकते हो और भी टॉपर की कॉपी वहां पे देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे नाम दिख रहा होगा रवि और मीडियम जो है हिंदी दिख रहा होगा और दिल्ली सेंटर की। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इनके आंसर की कॉपी से, इनको देखकर, इनकी आंसर राइटिंग से कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सुधार कर सकते हैं और क्वेश्चन को क्या ऐसे क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाए ताकि जो एग्जामिनर है उसके लिए काफी अच्छा लगे। और हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा था, मैं इससे पहले एक दूसरे क्वेश्चन वीडियो बना चुका था। मैंने क्वेश्चन देखा, चूंकि ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में देख लो आप क्या कह रहा है कि उन मुद्दों की पहचान कीजिए, उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समिति, मतलब पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनके समर्थन में, उनके प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है और इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें उन मुद्दों को बताना है जिनसे जो संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट आई है। मतलब कि जो पहले जिस प्रकार संसदीय जो स्थायी समितियां थी, जिस प्रकार से उनका ज्यादा योगदान रहता था पार्लियामेंट में, किस तरीके से कोई भी कानून बनता था, कोई भी लॉ बनता था तो उनके पास जाता था और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी, लेकिन उनके प्रदर्शन में अभी हाल के कुछ सालों में गिरावट आई है। तो उसके बारे में यहाँ पे इस बात की गई है कि उन मुद्दों को बताइए जिनकी वजह से गिरावट आई है और उन मुद्दों को कैसे हम समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई द इशू दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, हाउ कैन दिस इशू बी एड्रेस्ड। मतलब कि हम इन इशू को कैसे अब समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना और इशू क्या है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि जो संसदीय स्थायी समिति होती है वो होती क्या है, तो संविधान में वर्णित ये समितियां विधायी जांच विशेषज्ञ विचार विमर्श के द्वारा कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का प्रमुख उपकरण, समझ रहे हो। मतलब जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, उस पर नियंत्रण करने के लिए किसका, विधायिका का, लेजिस्लेचर का नियंत्रण करने के लिए समितियां होती हैं ताकि ऐसे कार्यपालिका कोई भी कानून बनाए, मंत्री परिषद कोई भी कानून लाए और पार्लियामेंट से पास करके ले जाए। वहां पे पार्लियामेंट की समितियां होंगी, वो उस कानून की जांच करेंगी क्या इसमें क्या लोगों के लिए सही है, क्या गलत है, और वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। उसमें जो विभिन्न, जो चाहे विपक्ष के लोग हो या पक्ष के लोग हो, उसमें कमेटी में होते हैं, उसी के बारे में जांच की गई है। पर ठीक है, और इसके बाद क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे कि लोक लेखा समिति, मतलब पीएससी, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, द्वारा विनियोग लेखा द्वारा सरकारी खर्च की जांच करना। मतलब जो लोक लेखा समिति है वो सरकारी खर्च की जांच करती है, भाई कि सरकार ने कितना कहां पे खर्च किया है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से इनके परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, इनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। यहाँ पे मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या, सरकार द्वारा मुद्दे भेजा ना जाना। मतलब मुद्दे की जगह यहाँ पे लिखना था कि भाई जो सरकार द्वारा जो कानून भेजे जाते हैं, जो बिल भेजे जाते हैं, ठीक है, जो विधेयक भेजे जाते हैं, वो विधेयक उनके पास ना भेजना, डायरेक्ट ही पार्लियामेंट से पास करके कोई भी विधेयक और स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं जाता है। तो वहां पे इसकी बात की गई है, जैसे कि 15वीं लोकसभा में केवल 7% बिल ही गए, है ना, यहाँ पे बिल लिखना था उनको मुद्दे की जगह पे, और 16वीं लोकसभा में 25% बिल गए, मतलब 100% यदि बिल पास हुए हैं तो उसमें से केवल 25 बिल ही स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचे हैं। तो ये तो ये इसका कारण है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, एक तो। या दूसरा कि सदस्य उपस्थिति कम है, मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जो उपस्थिति है वो कम है, मतलब 50% है, इससे भी कम होती है। छोटा कार्यकाल है, मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, आपको पता है कि बजट सेशन हो गया, शीत सत्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो 3 सत्र होते हैं हमारे, पहला होता है बजट सत्र होता है, इसके अलावा होता है मानसून सत्र, उसके बाद शीत सत्र होता है। तो इन सत्रों, इन जो छोटे कार्यकाल होते हैं 1 साल का है, मतलब समझ लो इनका छोटा कार्यकाल हो गया। इसके अलावा
और मतलब कि यहाँ पे छोटा कार्यकाल की बात की गई है कि यहाँ पे संसदीय समितियां हैं उनका कार्यकाल छोटा हो गया है। और विशेषज्ञता का अभाव, मतलब कि पहले क्या होता, जो समितियां होती थी इनमें जो ऐसे लोग आते थे जो अलग अलग जो विशेषज्ञ होते थे, अलग अलग मतलब विभाग के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के। तो उनमें क्या होता था, एक वाद विवाद की प्रतियोगिता होती थी, वहां पे थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते थे तो वो समझते थे उन चीजों को। यहाँ पे उस बात की गई है कि उस विशेषज्ञता का अभाव हो गया है, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिकरण का होना, मतलब कि राजनीतिकरण का होना इस मतलब कि भाई सरकार है, अब वो चाहे तो वो भेजे, ना भेजे ना भेजे, क्योंकि उसने पास तो कर ही लिया, उसके पास बहुमत तो है ही। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसके पास इस तरीके से पूरा बहुमत नहीं होता था, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि जो एक संगठन होता था या फिर जो जो लोग हैं जिन पार्टी की गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से गठबंधन की गवर्नमेंट होती थी। तो ऐसे में सब नेता का जो परामर्श है उनका लेना पड़ता था, उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति आया उसने कानून पास कर दिया। तो राजनीतिकरण होना आजकल हो गया है, सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो कर सकती है। इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप का होना, मतलब सरकार इन मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करती है भाई, कि कोई कानून स्टैंडिंग कमेटी के पास जा रहा है तो उसमें सरकार की भी हस्तक्षेप रहता है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई, मतलब ये अपने अनुसार लिखा है। इसके अलावा और भी जो भी आपको लगता है पॉलिटिक्स रिलेटेड आप लोग पढ़ते हो करंट में कि ये कानून आया, तो और भी डेटा इसमें आप सबमिट कर सकते हो भाई कि इतने कानून में से इतने बिल ही गए, या और जो कुछ एक, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप सीधे कई जो कानून सरकार बनाती है उन कानूनों का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनका समाधान क्या है, हम इनका समाधान कैसे कर सकते हैं, इन जो ये जो मुद्दे हैं इनको हम कैसे समाधान करें, ताकि जो हमारी जो संसदीय जो समितियां हैं इनका जो परफॉर्मेंस, जो इनका प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, इनमें सुधार हो सके। जैसे कि समितियों को बिल भेजना, वही देखो जो मुद्दे यहाँ पर जो मुद्दे थे, जो कमियां थी, इनकी वजह से उनका प्रदर्शन खराब हो रहा था, उन्हीं को है पॉजिटिव वे में लिख देना है कि यहाँ पे कमी थी, उस मुद्दों ना भेजा जाना, तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि भाई उनका भेजना, समितियों को बिल भेजना अनिवार्य बनाया जाए, मतलब कि हमें जो भी सरकार कानून बनाए वो बिल इन समितियों के पास पहुंचे, ठीक है, वो जांच करें। महत्वपूर्ण बिल की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का हालिया सुझाव कि सदस्य कार्यकाल 2 वर्ष का किया जाना चाहिए, मतलब कि जिसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसमें सदस्य, कमिटियों में। इसके अलावा तीसरा ने पॉइंट क्या दिया है कि अनुसंधान हेतु संसद में कार्यालय व कनाडा की भांति संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना हो, मतलब अनुसंधान तो मतलब रिसर्च के लिए संसद में कार्यालय व कनाडा की भांति संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना हो, ठीक है, ये कुछ सुझाव दिए उनने। अपन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स से भी हम इसमें कवर कर सकते हैं, उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सदस्यों की विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देना, उदाहरण के लिए वित्तीय मुद्दे, मतलब जो सदस्य हैं उनका अलग अलग विभागों में, ठीक है, उनका अलग विभिन्न क्षेत्र हैं, उनको उस क्षेत्र में वो काबिल बनाना, उनके स्किल देना, ताकि वो उनको प्रशिक्षण दें तो वो अपने क्षेत्र में काबिल हो सके और अच्छे तरीके से निर्णय ले सके। इसके अलावा उपस्थिति की अनिवार्यता हेतु नियम बनाना, मतलब कि भाई कोई भी चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो या फिर जो समिति का मेंबर हो, उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो, मतलब ठीक है, उसको आना ही पड़ेगा, ऐसा नियम बनाना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पे जो लास्ट में जो क्वेश्चन में यहाँ पे हम कंक्लूजन दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रही थी कि भाई मुद्दे क्या होगा, समाधान क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया, मुद्दों के बारे में यहाँ बात की कर ली है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन का पहले तो इंट्रो दे दिया कि समितियां होती क्या है, यहाँ पे हम मुद्दों के बारे में चर्चा कर ली है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की है किसके बारे में, कि भाई समाधान क्या है, समाधान की बात कर लिए। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं भाई कि क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हम इसमें अपना कर्तव्य क्या दे सकते हैं। अतः लोकतंत्र को सरकार के तंत्र में या एक दलीय तंत्र में बदलने से रोकने हेतु व चर्चा गुणवत्ता, ठीक है, संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त सुझावों का क्रियान्वयन होना जरूरी है, या मतलब जरूरी है, ठीक है। मतलब कि भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि भाई सरकार का तंत्र, मतलब सरकार जो बनी, मंत्री परिषद बनी, उसी की चले। सरकार के 3 अंग होते हैं भाई, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, और जुडिशरी हो गई। तो इनका एक जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी केवल जो कार्यपालक है वही सरकार में, या फिर उसने पूरा पावर सेंटर उसी के पास पहुंच गया। भाई जो पार्लियामेंट है उसकी भी चलना चाहिए, क्योंकि शक्ति जो कानून बनाने किसके
पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो जब सरकार कोई कानून बना रही है तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि, क्योंकि जब सरकार का मंत्री परिषद क्या है, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। जब पार्लियामेंट से कानून बना रही है तो कुछ ना आपको उन कानूनों को, यदि इंपोर्टेंट कानून है और लोगों के हित के लिए, तो उस कानून को जो समितियां हैं पार्लियामेंट्री, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, उनके पास भेजना चाहिए। तो यही पर उसकी बात की है कि भाई यहाँ पे एक दलीय तंत्र बदलने से रोकने हेतु चर्चा, गुणवत्ता और संसदीय नियंत्रण के प्रभाव को बनाने हेतु, मतलब संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रहे, उसको प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त सुझावों का क्रियान्वयन जरूरी है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे भाई कि हमें, देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग सीखी होगी कि भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें टू द पॉइंट उसी की बात करनी, हमें पूरा अलग तरीके से कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था मुद्दे क्या है जिनकी वजह से संसदीय समितियों का जो प्रदर्शन है वो कम हो रहा था, हमने वहां मुद्दों की बात की गई है। सबसे पहले हमने संसदीय समितियां क्या होती है उनके बारे में बताया, एक एग्जाम्पल बता दिया इंट्रो में। तो क्वेश्चन के देखो 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्या कि भाई जो हमारा इंट्रो है, क्वेश्चन का इंट्रो चाहिए, किस टॉपिक पे बात की गई है। इसके अलावा मेन बॉडी, तो मेन बॉडी में हम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुद्दों के बारे में चर्चा की गई थी, पूछा था तो हमने मुद्दे बता दिए। इसके अलावा मुद्दों के हम समाधान की बात करते हैं, समाधान पूछे गए, समाधान मैंने बता दिए। इसके अलावा अपना जो कंक्लूजन है क्वेश्चन के लास्ट में, हमें हर क्वेश्चन में देना है अपना क्वेश्चन, तो आंसर यहीं पर खत्म हो गया था, हमने क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन हमें इसके अलावा हमने अपना तर्क देना कि हम ऐसे मुद्दों से या इन मुद्दों को जो है जिनकी वजह से हमें का समाधान करना है, ताकि जो संसदीय समितियां हैं या फिर अलग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें उसमें अपना जो तर्क है या फिर जो आपको लगता है आपको क्या लिखना चाहिए ताकि एग्जाम को अच्छा लगे और एक क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड हो, ऐसे नहीं अपन कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात की थी लोकतंत्र, क्योंकि क्वेश्चन कहां से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है और पार्लियामेंट से संबंधित है। तो हमें यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की थी, भाई पार्लियामेंट का नियंत्रण कार्यपालिका पर प्रभावी बना रहे, तो उसके लिए हमें इन सुझावों के बारे में चर्चा की, भाई इन सुझावों का क्रियान्वयन जरूरी है। तो हमें यहाँ पे साथ में क्वेश्चन में इंट्रो, मेन बॉडी और साथ में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो हमें 3 चीजों को फोकस करना है क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उन्हीं पे लिखना है। इसलिए हम कुछ भी क्वेश्चन में लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उन्हीं क्वेश्चनों को बताना, कुछ भी नहीं बताना है, समझ लो। तो आप लोग समझे होंगे और आप लोग जो भी इससे सीखे हो, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप उससे क्वेश्चन को सीखे ना हो। आप लोग यदि आपने कुछ थोड़ा आपने आपकी तैयारी कम से कम लगभग 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गए हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग इतना तो सीखे होंगे कि भाई हमें डेटा जो हम लोग पढ़ते हैं या कुछ भी कंटेंट हमने पढ़ लिया कोई भी सब्जेक्ट का, जब उसकी आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता भाई आंसर राइटिंग करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। देखो जब कोई भी टॉपिक को अपने कवर किया, मान लो एक हिस्ट्री का ले लो या पॉलिटी का ले लो, मान लो हमने फंडामेंटल राइट ही कवर कर लिया, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग ढूंढिए, चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो, और एग्जाम्पल के रूप में प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाएंगे, कोई भी कोचिंग से, तो वहां से क्वेश्चन लेना है आपको फंडामेंटल राइट से, और वो किसी न किसी एक फंडामेंटल राइट के ऊपर होगा, उसमें सरकारी कुछ भूमिका होगी या सरकार ने वर्तमान में कुछ कार्य किया उससे रिलेटेड होगा, या जैसे कि मान लो पता है जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, आपको पता है कि मुद्दा चला था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था, जिसे आर्टिकल 21 के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है, कोई ना कोई दीजिए, तो आप लोगों को उसमें ये देखना, ऐसे नहीं कि आप पहले दिन से आप आंसर राइटिंग सीख जाओगे, आंसर करना सीख जाओगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन पहले आपको करना क्या है कि भाई जो क्वेश्चन है पूछा क्या है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसका हमें इंट्रो दे देना 2-3 लाइनों में, शॉर्ट में, ठीक है, 20-30 शब्दों में। उसके अलावा बाकी जो मेन बॉडी है वो हमें पूरा बताना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो उसका आंसर देना, और लास्ट में कंक्लूजन बताना है। तो हमें क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन तो 150 शब्दों का था, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 150 वर्ड का था, ठीक है, तो ये तो 2 पेज में लिखना था, लेकिन क्वेश्चन आता 250 वर्ड का भी आता 15 नंबर में, ये 10 नंबर का था, ठीक है। तो वो जो 250 नंबर का था उसके लिए 3 पेज आते हैं, जैसे इसमें 2 पेज है ना, 1 पेज ये हो गया और 1 पेज ये हो गया। हमें इस लाइनों के अलावा कुछ बाहर नहीं लिखना होता है, वैसे केवल इसके अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। और बाकी 3 पेजों में आता है, तो आपको पता है 15 नंबर क्वेश्चन आता है, उसके लिए 3 पेज दिए होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हमें ज्यादा कंटेंट लिखना होता है, वो क्वेश्चन ही बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि हमें तैयारी जो करनी है उसमें हर टॉपिक पे हमें कम से कम, कोई भी टॉपिक है सिलेबस में, हमें कम से कम उसमें 300 शब्द कम से हमारे पास होने चाहिए, 250-300 शब्द, क्योंकि इससे बड़ा तो बड़ा क्वेश्चन लिखना है हमें, इससे हमें छोटा लिखना 250 शब्द लिखना है और 150 शब्द लिखना है। तो हमारे पास उस पढ़ के कंटेंट को, ताकि हम कोई भी टॉपिक पढ़े 1000-2000 शब्दों का, ठीक 1000 शब्दों का, उससे हम मेन 150-200 शब्द निकालें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बन सके, ठीक है। आपको पता है कि हमें 150 शब्द का क्वेश्चन लिखना, 250 शब्द का लिखना है, तो हमारा वो क्वेश्चन अच्छे से बन सके, हम उसका आंसर लिख सकें। तो ये एक बड़ा
सीखे, जो बच्चे नहीं करते हैं ज्यादातर कि भाई हम कुछ भी एक ऐसा बता तो पूरा नोट से वही बना लिया है। नोट शॉर्ट तरीके से बनाना होगा, 250 सबसे ज्यादा का नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मेंस के लिए इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स का तो कोई शॉर्ट का मतलब नोट्स का मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इतना है कि आप जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से कवर कर सको, और जो टेस्ट सीरीज है वो कर सकते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। खासतौर पर इस वीडियो में तो मैंने चर्चा की थी, वो की थी भाई आंसर राइटिंग के ऊपर को, जो टॉपर्स कॉपी है वो किस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से बताया आप लोग सीखे होंगे। यदि आपको समझ में आया हो जैसा कि मैंने बताया है, और ये समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आप लोग चाहते हो कि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचाए जाए, बनाए जाए, ताकि और आप लोग सीख सको टॉपर्स की कॉपी के, और आप भी टॉपर्स कॉपी को देख सकते हो। यदि आप डाउनलोडिंग करना चाहें तो आप विजन आईएएस की जाके वहां पर डाउनलोडिंग कर सकते हैं, और भी टॉपर्स के अलग कोचिंगों की वेबसाइट पर जाके आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपर की कॉपी, और उससे आप देख कर पढ़कर कुछ भी सीख सकते हैं कि भाई हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो इस तरीके से आप लोग हो गया, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके जो बताइएगा कि और तरीके से क्या है और कुछ और ऐड किया जाता है कि आंसर राइटिंग को और अच्छे से बना सकें। देखो, और यहाँ पे एक बात और, हमें केवल टॉपर की कॉपी तक नहीं रुकना है। इसने जो किया है वो तो ठीक है, हमें इसमें और हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं वो भी हमें इसमें लिखना, ताकि आप और इंप्रूव कर सको अपनी जो, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ और नया तरीका लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, और ऐसा नया कंटेंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो कमेंट करके जो बताइए कि भाई कैसे ये वीडियो लगा है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, किन टॉपिक को भी वीडियो बना सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। तो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।